एग्जामिनेशंस की बात क्या है कि एग्जामिनेशंस में हर वो आयाम पूछ रहे हैं, ठीक, जो भी आजकल करंट इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है ना, चाहे वो मनोरंजन क्षेत्र हो, चाहे वो खेल क्षेत्र हो, ठीक, चाहे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, ठीक। सबसे पहले क्योंकि आप लोग सिविल सर्विसेज के हैं, एक चीज़ जान लीजिए कि जैसे क्वेश्चंस का ट्रेंड क्या रहता है, ठीक है ना, क्लियर। क्वेश्चंस का ट्रेंड क्या रहता है और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है करंट अफेयर्स के, इसके लिए आप लोग थोड़ा सा जान लें, ठीक है ना। जैसे होता क्या है कि करंट अफेयर्स अगर देखा जाए तो यूपीएससी की बात अगर करें तो यूपीएससी में काफ़ी कुछ जो है, ठीक, करंट अफेयर्स काफ़ी कुछ यूपीएससी में जो है वो आपका एनालिटिकल पूछा जाता है। एनालिटिकल का मतलब किसी विषय को उठाएंगे और उसके बारे में 2 से 3 पॉइंट्स आपको दे देंगे, ठीक है ना। उनमें क्या होता है कि उनमें आपसे ये पूछेगा कि मान लीजिए किसी योजना के बारे में आपको दे दिया, योजना कब से प्रारंभ हुई, उस योजना का उद्देश्य क्या है, ठीक। उसमें कुछ गलत भी हो सकते हैं, कुछ सही भी पॉइंट्स हो सकते हैं, या एक से ज़्यादा पॉइंट सही हो सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से मेल मिलाप करके उसमें क्वेश्चंस दिए रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप यूपीएससी के यूपीपीएससी में जाओगे या स्टेट पीएससीज में जाओगे तो क्वेश्चंस का स्वरूप 2 तरीके का हो जाता है। एक होता है डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछना, ठीक है ना, वन लाइनर फॉर्म में, जिसको कहा जाता है कि वन लाइनर पूछ दिए और यू हैव 4 ऑप्शंस। आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? 4 ऑप्शंस हैं। उन 4 ऑप्शंस में आपको चूज करना रहेगा। बेटा बात थोड़ा सा कम कर लीजिए, ठीक। तो होता क्या है कि आपको उसमें से चूज करना रहेगा कि 4 पॉइंट्स को चूज कर लीजिए आप। उन 4 पॉइंट्स में से, ठीक, जो सही रहेगा आपको टिक करना रहेगा। फिर आइए, कभी कभी जैसे यूपीएससी का ट्रेंड रहता है वो हमारा यूपीपीएससी भी फॉलो करने लगता है कि 2-3 ऑप्शंस दे दिए, उनमें से 1-2 सही रहे या कोई नहीं सही रहा, मतलब जैसा उसने क्वेश्चंस पूछा उस क्वेश्चन का स्वरूप जानना पड़ता है कि कैसे कैसे क्या। फिलहाल में आपके आने वाले एग्जामिनेशन में सामने आपका यूपीएससी भी है, मई में होने वाला है, और उसी के आसपास आपका कौन होगा, पीसीएस भी होगा। लेकिन इधर आपको वनडे एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे होंगे, ठीक है ना। उसके हिसाब से कुछ चीज़ें जो है वन लाइनर फॉर्म में, ठीक है ना, क्योंकि जैसे जैसे अभी ऐसा नहीं है कि आज पहला दिन है तो आज थोड़ा सा आपका हल्का फुल्का जिस तरीके से हो सकता है उस तरीके से बाकी सारी चीज़ें आपको डिस्कस की जाएंगी। जैसे कि आपकी योजनाएं हैं, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, किस किस तरीके से उसमें क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। मान लीजिए किसी कोई आयाम है ऐसा, ठीक है ना, जो कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मसला है या राष्ट्रीय मसला है, उसके बारे में विस्तार से पढ़ना, ठीक। तो वो सब भी चीज़ें की जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक। आज आपको एक स्वरूप मैं बता रहा हूँ कि जैसे कोई भी एग्जामिनेशन हो, ठीक, तो उसमें सबसे पहले आपको समझना ये रहता है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चंस हमारे पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस का स्वरूप हमको समझना बहुत आवश्यक होता है। जैसे अगर हम करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स में सबसे पहले प्रश्न बच्चों का ये रहता है कि हम कितने पीछे तक पढ़ें, ठीक है ना। सबसे पहला प्रश्न यही रहता है कि हम कितने पीछे तक पढ़ें, ठीक है ना। उसमें भी स्वरूप होता है क्वेश्चंस का कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं और कौन क्वेश्चंस दूर तक हमारे पूछे जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर। जैसे क्वेश्चंस में अगर आ जाए, जैसे हम लोग करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, करंट अफेयर्स, ठीक, करंट अफेयर्स, उसमें क्या है कि करंट अफेयर्स में आपके कई सारे ऐसे प्रश्न आते हैं। उसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो 3 महीने 4 महीने तक ही हमको पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 6 महीने चल जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो साल भर, 1.5 साल, 2 साल, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके स्टैटिक जीके का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है ना, स्टैटिक जीके का पार्ट बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए है क्या कि सबसे पहले वो छोटे छोटे प्रश्न जो 3 से 4 महीने में आपको पढ़ने हैं, जैसे नियुक्तियां नहीं हुई हैं तो,
ठीक है ना। अगर आप स्टेट लेवल पीएससी पे जा रहे हैं, हम एसएससी की बात नहीं कर रहे हैं भैया, उसकी भी बात बता देंगे, क्योंकि यहाँ कई ऐसे बच्चे हैं जो हमारे एसएससी की भी तैयारी करते हैं साथ में, ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारे तैयारी का मोड क्या होना चाहिए ये जानिए। जैसे 3 से 4 महीने वाले प्रश्न कौन से होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे आपकी नियुक्तियाँ हो गई, नियुक्तियों में आपने क्या पढ़ा कि अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, आईएएस में नियुक्तियाँ होती है बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट पूछी जाती हैं, लेकिन पीसीएस सोर्सेज में पूछ लेती हैं। पीसीएस में आपको 2-3 मुद्दों पे बहुत ख्याल रखना है। अगर कोई ऐसी नियुक्ति हुई है या ऐसा कोई न्यूज़ है जो महिला रिलेटेड हो, किससे रिलेटेड हो, महिला से रिलेटेड हो, ये ध्यान में रखिएगा, वो तो आपको छोड़ना ही नहीं, ठीक है ना। मान लीजिए किसी देश की पहली राष्ट्रपति बनी है कोई महिला, ठीक है ना, या स्पेस पर कोई महिला गई है, वो पहली बार ऐसा काम किया है किसी ने, ठीक है ना, क्लियर। कहीं की मान लीजिए महिला पहली बार ऐसी हुई, ठीक, तो मतलब ओवरऑल क्या, महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस जो नियुक्तियों में आ रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। मान लीजिए रॉ है, रॉ का मतलब क्या, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है ना। रॉ एक खुफिया एजेंसी है भारत की, ठीक। रॉ का मतलब क्या, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है ना, रॉ, ठीक। ये रॉ जो है मान लीजिए कोई महिला उसकी क्या हो गई, प्रमुख बन गई, ठीक है ना, अध्यक्ष बन गई, प्रेसिडेंट पद है उसका, तो निश्चित रूप से आने वाले एग्जामिनेशंस में कम से कम 3 से 4 महीनों तक ये न्यूज़ आपकी छाई रहेगी, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। मतलब संभावनाएं बन जाती हैं कि ऐसे न्यूज़ आते ही आते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो एक एस्पेक्ट ये ध्यान में रखिएगा कि महिला बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है कि महिला सशक्तिकरण हर कोई चाहता है, ठीक। और आप उठा करके पेपर देखना यूपीपीएससी का, जो हम लोगों ने देखा है विगत वर्षों में आए हुए, अगर महिला कहीं भी किसी क्षेत्र में कुछ भी अचीवमेंट हुआ है तो वो पूछा जरूर गया है, ठीक है ना। कुछ न्यूज़ ऐसे भी हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं रिपोर्ट्स के मामले में, ठीक है ना। रिपोर्ट्स जो होती हैं वो भी 3 से 4 महीने तक की ही रिपोर्ट्स पूछी जाती हैं, ठीक। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे करप्शन इंडेक्स, ठीक है ना, भ्रष्टाचार सूचकांक, ठीक है ना। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। एक संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसके द्वारा हमारा करप्शन इंडेक्स जारी किया जाता है, भ्रष्टाचार सूचकांक जारी किया जाता है, ठीक। फिर उसके बाद हमारा एसडीआई इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू। एक संस्था है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके थ्रू जारी किया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, क्लियर। तो इस तरह से एक हमारा पुअर्टी इंडेक्स हो गया, ठीक है ना, क्लियर। तो इस तरह वाले जो हमारे इंडेक्स होते हैं वो साल भर चलते हैं, क्योंकि साल भर बदल जाएगा, हर साल ही इंडेक्सिंग हो रही है, तो कम से कम जितने इंडेक्सिंग वाले क्वेश्चन है वो साल भर चलने वाले हैं, ठीक है ना, क्लियर। और ये जो आ रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह की रिपोर्ट्स या समथिंग, अच्छा कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जो बड़ी नॉमिनल होती हैं, जैसे हमारे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स है। मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स जो है आपका 2 माह पर बदल जाएगी, जिसमें आपका क्या आता है, रेपो रेट आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आता है, ठीक है ना, कैश रिजर्व रेशियो आता है, ठीक है ना, कई सारे हैं, सीआरआर है, आरआरआर है, आरआर है, ठीक है ना, एमएसएफ है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, बैंक रेट है, रेपो रेट है। आप लोग अगर पढ़े होंगे, इकोनॉमी में पढ़ाया गया होगा, आपको मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स पढ़ाई गई होंगी, ठीक है ना। तो वो मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स 6 महीने में, मतलब साल भर में आपको 6 बार देखने को मिलेंगी, और हर 2 माह पे क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं, बदलती हैं, कुछ स्टेबल रहती हैं, मतलब ये है कि वो रिवाइज्ड होगी, ठीक है ना, पुनरीक्षित होगी, वो बार बार रिवाइज की जाएंगी, ये ओवरऑल उसका व्यू है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि कहाँ क्या, किन रिपोर्ट्स को हमको मतलब 2 महीने के लिए याद करना है, किन रिपोर्ट्स को हमको 6 माह के लिए या साल भर के लिए याद करना है,
ठीक है ना, क्लियर। अब आ जाइए, कभी कभी अभ्यास होते हैं, कई युद्ध अभ्यास होते हैं। युद्ध अभ्यास 3 स्तर पर होते हैं, एक थल पर, एक जल पर और एक वायु वाला, ठीक है ना। कभी कभी संयुक्त सेनाएं भी करती हैं, कभी हमारे देश में ही तीनों सेनाएं मिलकर के कोई युद्धाभ्यास कर रही है। तो वो युद्धाभ्यास पहला तो क्या कि किस देश के साथ हुआ है, उसमें हम लोगों को क्या करना है कि कौन कौन से चीजें देखनी है कि अगर अभ्यास है हमारा कोई, तो अभ्यास में ये देखना है कि भाई उसमें हम क्या एक्चुअल में पढ़ें। जैसे अभ्यास आया तो किन देशों के साथ हमारे ये अभ्यास हुए हैं, ये एक्सरसाइजेस हुए हैं, ठीक है ना। दूसरा आपको क्या पढ़ना है, दूसरा आपको ये पढ़ना है कि कहाँ हुआ है, एट विच लोकेशन, ठीक है ना, क्लियर। वो प्लेस कौन सा था, लोकेशन कौन सी थी, ठीक। तीसरा उसमें क्या पढ़ना है, तीसरा ये पढ़ना है कि जैसे सेना कौन सी थी, जल थल की नभ, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। चौथा क्या कि हमारे किस विमान ने या हमारे किस मतलब ये जल वाला जो जहाज है, ठीक है ना, INS विश्वामित्र मान लीजिए, विश्वकर्मा हो गया या कुछ भी इस तरह से कई हैं, ठीक है ना, कौन सा टर्बिडो यूज हुआ या कुछ भी यूज हुआ। तो ओवरऑल जितने भी इस तरह से हैं, ठीक है ना, क्लियर, वो आपको पता होनी चाहिए कि क्या है, ठीक। तो एक्सरसाइजेस आपके कम से कम साल भर तक तो चलते ही हैं, और 6 महीने में ये तो आपको याद ही रखना है कि किस देश से, किस प्लेस से, ठीक है ना। और कभी कभी ये स्टैटिक जीके हो जाते हैं, कभी कभी क्या हो जाता है, ये स्टैटिक जीके हो जाता है। स्टैटिक जीके ये हो जाता है कि जैसे किसी देश के साथ आपका चल रहा है, जैसे मालाबार युद्ध अभ्यास है। मालाबार युद्ध अभ्यास जो है वो 4 देशों के बीच होता है, एक भारत है, एक जापान है, एक USA है, एक ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। जो मालाबार युद्ध अभ्यास है वो आपका 4 देशों के मध्य होता है। किसके किसके बीच में, एक हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, ठीक। तो मतलब ये 4 देश उसमें शामिल हैं, ठीक। तो ये एक स्टैटिक जीके का पॉइंट हो गया, किन देशों के साथ हो रहा है। मान लीजिए 4 देश आपको दे दिया और 4 युद्ध अभ्यास दे दिया, आपको मैच करना है, ठीक है ना। तो हर ओर से आपको प्रिपेयर रहना है कि कैसे आ रहा है, कौन सी न्यूज आगे जाकर के स्टैटिक जीके का पार्ट बन जा रही है। भाई ये भी तो होता है कि भाई ये युद्ध अभ्यास एक ही बार तो हुआ नहीं, कई बार होगा, कई उन देशों के साथ एक बार हुआ, ठीक है ना, क्लियर। और एक बार हुआ, फिर 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये कंटिन्यूटी में होती जाती है, हर वर्ष होती है। तो ये क्या हो गया, दैट वन इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिक जीके। ये किसका पार्ट हो गया, स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से आपको तैयार करना है कि ये जो करंट है कौन स्टैटिक जीके में हमारा कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक। तो इस तरह की न्यूज, मान लीजिए हम लोग किसी योजना के बारे में आते हैं, किसके बारे में आते हैं, योजना के बारे में, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है या राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है, ठीक है ना, क्लियर। कई योजनाएं जो हैं, निश्चित रूप से योजना में आपको 2-3 चीजें पढ़नी रहती हैं। पहला क्या पढ़ना रहता है, योजना में आपने ये पढ़ा कि योजना शुरू कब से हुई, दैट वन इज स्टार्टेड फ्रॉम, ठीक है ना, क्लियर। इसका उद्देश्य क्या है, कोई योजना अगर चली है, जैसे आप अपने ही योजना को देख लीजिए कि राज्य सरकार ने एक योजना चलाई जिसका नाम है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ठीक है ना, क्लियर। इस अभ्युदय योजना जो आपकी चल रही है, ये कब स्टार्ट हुई आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद ये इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि वंचित वर्गों में, ठीक है ना, क्लियर, वंचित वर्गों में बच्चों तक मुफ्त शिक्षा की पहुंच, यही तो है। मतलब जो जिनके पास मतलब शिक्षा की अनुकूल दशाएं ना है, ठीक है ना, क्लियर। और क्या है कि ये वो हर बच्चा जो पढ़ना चाहता है, जो बच्चा क्या करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, ठीक है ना, क्लियर। उसके लिए सरकार ने क्या किया, एक फ्री, ठीक है ना, एक कोचिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है ना, हर क्षेत्र में, नीट वालों के लिए, जेई वालों के लिए, SSC वालों के लिए, ठीक है ना। तो व्हाट एवर बी द नेम ऑफ एग्जामिनेशन, हमारा कुछ भी हो, जैसा भी हो,
लेकिन हम योजना को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो उद्देश्य ये कब तक चलेगी, अभी तो उसकी कोई समय सीमा तो दी नहीं है, ठीक है ना। तो जहां संभावित होती हैं कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो कार्यकाल तक के लिए चलाई जाती हैं, जैसे 5 वर्षों में हमारा उद्देश्य या हमारा टारगेट हमने इतना रखा है अचीव करना, ठीक। तो वो अचीवमेंट अगर हमें मिल गया तो हम क्या हो जाएंगे, मतलब वो योजना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। नहीं तो अगर अचीव नहीं हुआ है तो उसका आपने देखा होगा आजकल क्या चल रहा है, एक ट्रेंड सा कि ये योजना 2.0 या 2.0 इस तरह से 3.0 4.0, मतलब ये उसके चरणों को बता रहा है। मतलब ये पार्ट जैसे आप वेब सीरीज देखते हो, ठीक है ना, कि इतने से इतने तक चली, फिर ये योजना उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या लक्ष्य में थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर दिया गया, ठीक है ना। उद्देश्य सेम है, उद्देश्य सेम है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना एक चली, ठीक, फिर उसके बाद क्या चला भाई 2.0 चला, ठीक है ना। तो आवास योजना में 2 हो गए, एक आपके शहरी हो गए, एक आपके ग्रामीण हो गए। ग्रामीण कब चला, शहरी कब चला, ओवरऑल आपको ये ध्यान में रखना है इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। जैसे उज्ज्वला योजना चला, उज्ज्वला योजना क्या था, गैस सिलेंडर्स, ठीक है ना, उसके देने से था। किन किन वर्गों को दिया जा रहा था, किन किन वर्गों की महिलाओं को ये सुविधा प्रदान की जा रही थी, ठीक। इसका टारगेट कितना, उसमें टारगेट बनाया गया था कि इतना जो है सिलेंडर्स, गैस सिलेंडर्स हम महिलाओं तक पहुंच सुनिश्चित करेंगे, ये ओवरऑल उसमें कहा था। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको हर कंडीशन के लिए क्या रहना है, प्रिपेयर। कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्किंग इन योर एग्जामिनेशंस, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। कहीं से भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पॉइंट छूट रहा है, ये पॉइंट छूट रहा है, ये पॉइंट छूट रहा है। लेकिन कुछ न्यूज ऐसी होती हैं जो केवल वन लाइनर का ही हिस्सा बनी रहती है, ठीक है ना, क्लियर। जैसे मान लीजिए इस बार फिल्म फेयर अवार्ड मान लीजिए कोई मूवी ले गई, ठीक, उस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। आपके ज्ञान को हर ओर से टटोलना उनका उद्देश्य है। ऐसा नहीं है कि आपकी रुचि खेल में है, मनोरंजन में नहीं है तो हम मतलब करंट अफेयर नहीं तैयार करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको मनोरंजन भी तैयार करना पड़ेगा, ठीक है ना। राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है, आईफा अवार्ड्स मिल रहे हैं, फिल्म फेयर अवार्ड मिल रहा है, कई सारे अवार्ड्स आजकल आ गए हैं, वो आपको पढ़ना है। कई सारे पुरस्कार साहित्य में दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। कई नागरिक सम्मान दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। और कई कई ऐसे अवार्ड होते हैं जो अचानक से पहली बार सुनाई देते हैं, ठीक है ना, क्लियर। उन्हें भी हमको पढ़ना है, उन्हें भी हमको पढ़ना है, वो भी एग्जाम के हिस्से बनते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमारा एक एक नंबर क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है और सिलेक्शन के करीब हमको ले जाता है, ठीक है ना, क्लियर। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी को अंजाम देना है, ठीक है ना, क्लियर। जैसे है क्या, हमारे पास समय अच्छा खासा है, एक किसी प्रॉपर वे में हम लोग लेते चलें हर इश्यूज को, ठीक है ना, उनको डिस्कस करें, क्या क्या पहलू पूछे जा सकते हैं, उन पहलुओं पे विचार करते हुए सारे टॉपिक्स को क्या किया जाएगा, कवर करते हैं, ठीक है ना। जिससे कि क्या रहे कि जल्दी मतलब उन चीज़ों को आप पढ़ें, तैयार करें, ठीक है ना। पीडीएफ मैं दूंगा, उन चीज़ों को आप क्या कीजिएगा, घर पे जाकर रिवाइज कीजिए। क्योंकि करंट अफेयर ऐसा है कि देखिए, अगर ये कोई कहता है कि एग्ज़ाम दे रहा है, हम जब एग्ज़ाम आएगा तभी पढ़ेंगे, तो ऐसी तैयारी नहीं हो पाती है, ठीक है ना। उस समय सब क्या होने लगता है, हौच पौच होने लगेगा। होगा क्या कि पता चला हम पढ़ के गए केरला और आंसर निकल गया क्या, कर्नाटक, ठीक है ना। क्योंकि साउथ वाले में अक्सर वो हो जाता है, यार केरला था, कर्नाटक था, तमिलनाडु था ना, तमिलनाडु था, आपने क्या लगाया, तमिलनाडु, और आंसर निकल गया केरला, जहाँ हम थे वहीं थे, ठीक है ना। तो बड़ा उस समय क्या होता है, जब जल्दी में पढ़िए और एक ही टाइप के क्वेश्चन वन लाइनर टाइप के होते हैं, फैक्चुअल होते हैं, तो उसमें क्या होता है, लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन, वहाँ कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है, ठीक है ना। इस वजह से यू मस्ट क्लियर अबाउट दैट, ठीक है ना। आपको पूरा क्लियर होना चाहिए हर ओर से, ठीक। कोई भी चीज रिवीजन मांगती है, ठीक है ना। बिना रिवाइज किए आप किसी को भी नहीं कर सकते हो। आप प्रीलिम्स तो ही नहीं, मेंस में भी है,
मेंस में भी आप जब तक रिपीटिशंस में अपने आंसर राइटिंग नहीं लिख रहे हो, ठीक, क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और तैयारी एक दिन में नहीं होती है या एक महीने में नहीं होती है, सतत प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। जैसे सरकार आज डेवलपमेंट के लिए कर रही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसी तरह से आपकी तैयारी भी कैसी होनी चाहिए? सस्टेनेबल प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। कि जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, हार नहीं मानना है, थक के हारना नहीं है, बैठना नहीं है, क्या करना है? तैयारी करे रहना है, कभी ना कभी सिलेक्शन मिल ही जाता है, ठीक है ना। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। आज कुछ हल्के फुल्के टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अभी अभी एक नया वर्ष आया है और पुराना वर्ष क्या हुआ? बीत गया, ठीक। एक वर्ष इस समय जितनी भी आपकी मार्केट में मैगजीन्स आ रही होंगी, सब वार्षिकांक 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 आ रही होगी, ठीक है ना। क्लियर? सारी मैगजीन्स अच्छी होती हैं, कोई मैगजीन्स बुरी नहीं होती है, लेकिन अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्टली क्या होता है कि फेथ बच्चों का सबसे ज्यादा जो है वो घटना चक्र पे होता है। मुझे घटना चक्र वालों ने भेजा नहीं है कि भाई घटना चक्र ऐसा ये वो, अरिहंत है, ठीक है ना, और आपका घटना सार है, ठीक है ना। इनके अलावा कई मैगजीन्स आती हैं, लेकिन आप किसी एक को, सभी अच्छी हैं, ठीक है ना, सभी अच्छी हैं, ठीक। अरिहंत ने भी अपना जो वो किया हुआ है काफी अच्छा है, हमने देखा है, ठीक। घटना चक्र भी बहुत अच्छा है, उसका घटना सार का भी वार्षिकांक आया है। आप किसी एक पुस्तक को क्या कर लें? ले लें, ठीक है ना। और उसी को एक नहीं कई बार, ये नहीं कि बार बार कई किताबें लेकर के हम एक एक बार पढ़ जाएं, तो उससे प्रिपरेशन नहीं होती है, ठीक है ना। क्लियर? उससे, ठीक है ना, लॉट्स ऑफ नॉलेज, लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन, ये ध्यान में रखिएगा। लॉट्स ऑफ स्टडी मतलब आप पढ़ते रह रहे हो, पढ़े रह रहे हो, इससे भी पढ़ लो, इससे भी पढ़ लो, इससे भी पढ़ लो, तो लालच की सीमा नहीं है। एक चीज को पकड़िए और उसे कई बार पढ़िए, रिपीटिशंस में पढ़िए, वो एकदम तैयार हो जाएगा। कम से कम मान लीजिए उसमें एक दो न्यूज छूट जाती है, तो ये तो है कि अगर किसी एग्जाम में आपका जैसे यूपीपीसीएस है, उसमें मान लीजिए कभी कभी 25 क्वेश्चन तक दे देते हैं, 22 क्वेश्चन तक दे देते हैं, और 150 में अगर 25 क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब छठवां हिस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। क्लियर? तो मतलब ओवरऑल आपको उसी हिसाब से क्या करना है? प्रिपरेशन करना है, ठीक है ना। उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। एक बड़ा पोर्शन आ जा रहा है कभी कभी, हाँ ये है कि आजकल के ट्रेंड में जो 2020-21 से देखा जा रहा है, वो लगातार प्रत्येक वर्षों में 15 से 25 के बीच में ही दायरा रह रहा है करंट अफेयर्स का, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर? और यूपीएससी तो भाई पूछ ही लेता है, कभी कभी तो पूछा 43 क्वेश्चन भी, कभी कभी तो 45 क्वेश्चन भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी रहते हैं करंट इश्यूज को लेके, जिसमें आपकी योजनाएं भी रहती है, ठीक है ना। करंट इश्यूज में क्या योजना भी रहती है, ठीक है ना। तो उन चीजों को लेते हुए वो क्या हो जाते हैं, मतलब इतने क्वेश्चंस आपसे अच्छे खासे पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो जो बच्चा उस तरीके से प्रिपरेशन करता है उसी हिसाब से अपनी मार्किंग करता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दे रखिएगा कि कभी कभी जैसे होता है कि बच्चों को ये नहीं पता रहता है कि हाउ टू क्रैक द प्रीलिम्स एग्जाम, कैसे हम लोगों को प्रीलिम्स एग्जाम क्रैक करना है। उसके लिए क्या करता है बच्चा कि कसम खा के बैठा रहता है, असल बात इथिक्स पढ़ा रहता है, तो इथिक्स में क्या रहता है कि उससे बच्चा ये कहता रहता है ना, मैं गलत तो नहीं टिक कर सकता, मुझे जो आएगा मैं पूरी ईमानदारी से वही करूँगा। तो भैया यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक, थोड़ा सा प्रयोजनवादी भी होना चाहिए, ठीक है ना। पूरा आप लोग डिओन्टोलॉजी पे ना चले जाएं, टीलियोलॉजिकल कंसेप्ट भी थोड़ा सा रखें, ठीक है ना। क्लियर? इसके हिसाब से क्या है कि आपको क्या करना रहता है, मतलब बच्चे को आ रहा है मान लीजिए 150 में 90 क्वेश्चन उसको आ रहा है, ठीक है ना, 90 क्वेश्चन आ रहा है सही उसको। अब वो उसने कसम खा रखी है ना, मम्मी से मैंने कसम खाई थी कि ऐसा है कि मैं वही क्वेश्चन करूंगा जो ठीक मुझे आएगा। निगेटिव मार्किंग है, मैं गलत को छूंगा नहीं, छूना मेरे लिए क्या है, पाप है, ठीक है ना। तो मैं बिल्कुल नहीं छूंगा। फाइनली उसने क्या किया, नहीं छुआ। अब आप खुद सोचो, 150 में 90 उसने किया,
कट ऑफ चला गया, जानते हैं कितना? 95 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 95 + 1 - 1, इतना चला गया। अब आप वो लड़का क्या करे? बेचारा ईमानदार जो ठहरा, ठीक है ना? क्लियर? तो थोड़ा देखिए, चालाकी भी चाहिए उन जगहों पे। ये आपकी अपनी चालाकी नहीं कहलाती है, समझदारी कहलाती है, ठीक है ना? ये आपकी क्या कहलाती है? समझदारी कहलाती है। इसमें आप खुद सोचो कि हम अगर कर रहे हैं, मान लीजिए हमने हमेशा बच्चों को सजेशन अपने यही दिया है कि वो कम से कम यूपीपीसीएस में 130+ क्वेश्चंस करके आए, ये ध्यान रखिएगा। 130+ अगर बच्चा नहीं करता है, ठीक, या 125+ अगर बच्चा नहीं करता है, तो अपने को वो बाहर समझे, ठीक है ना? क्लियर? आप खुद सोचो, आप कोई सा भी, मैं पेपर, अगर यहां प्रैक्टिस सेट्स आप लोग लगाते होगे, अगर मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स दे दूं, ठीक है ना? प्रैक्टिस सेट्स मैं आपको दे दूं, आप निश्चित रूप से आप कम से कम 25 गलती तो करोगे ही करोगे, कितने भी आप तेज हो, कितने भी आप मेरिटोरियस हो, ठीक है ना? क्लियर? क्योंकि क्वेश्चंस हल्के नहीं रहते हैं, ठीक है ना? आप 25 गलत तो होगा ही होगा, जितना अटेम्प्ट आप, जो जिस बच्चे की मैं बात कर रहा था कि 90 उसको आ रहा है, अगर वो 90 भी करके आ रहा है ना, तो ये ध्यान में रखिए कि उसमें उसका 25+ गलत ही होगा, ठीक? मान लीजिए बहुत ईमानदारी से किया तो भी 20+ तो गलत ही होना है उसका, ये ध्यान में रखिए, ठीक है ना? क्लियर? अब आप खुद सोचो कि जो लड़का 90 किया है, 20 गलत हो गया, कट के तो ऐसे ही आपका कितना आएगा? 70 सही, और प्लस 20 में 7 क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग में गए, 7 क्वेश्चंस गए, ठीक, 1/3 है, तो उस हिसाब से हमारे कितने हुए? 63 पे आ गया। ये ईमानदारी का परिणाम है, ठीक है ना? क्लियर? अब समझदारी का परिणाम देखिए, यहां है क्या कि अगर आपने 130 क्वेश्चंस किए हैं, 130+ किया है, अगर 25 हम कह रहे हैं प्लस ले लीजिए एक्स्ट्रा, ठीक है ना? प्लस आप एक्स्ट्रा ले लीजिए कि अगर आपने 130+ किया है, ठीक, और उसमें से 25 आपके गलत हुए, 25 गलत हुए, तो 105 तो सही है, और 9 क्वेश्चंस गलत मान लीजिए, और 9 क्वेश्चंस इसमें से निकालेंगे तो आपका कितना आएगा? 96 तो आएगा, और 95+ क्या जा रहा है? कट ऑफ जा रहा है, ठीक है ना? मतलब गलत होने पे भी चांसेस आपके बनेंगे। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप क्या करो, मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, रिस्क लो। और ये रिस्क कब लोगे आप? जब रेगुलर घर पे आप पेपर की प्रैक्टिस करोगे। ये नहीं, ये वाला रिस्क नहीं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोलो जय वीरू, हेड या टेल, इस तरीके से नहीं चलता है। चलना आपको कैसे रहता है? अकॉर्डिंगली चलना रहता है कि किस तरीके से, ठीक, प्रैक्टिस पर आपका सारा कंसंट्रेशन होना चाहिए। आप डेली करो, गलत हो रहा है कोई नहीं, आपको सीखने को मिलेगा भाई, यही आपको सफलता थोड़ी ना मिल जा रही है, ठीक? आपको रेगुलर प्रैक्टिसेस करने पड़ेंगे कि कई बार, 1 नहीं 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ठीक है ना? तो ये चीज करो। किताब केवल एक बनाइए, किताब केवल एक बनाइए। अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी करने जा रहे हो तो ये ध्यान में रखो कि सबसे पहले हम लोग, सबसे सिंपल किताब लूसेंट आती है, लूसेंट तो पढ़ के जाइए, ये ध्यान में रखिए। सब लोग आपको इधर कहेंगे कि अरे नहीं, वो हम टाटा मैकग्रा-हिल की किताब वो वाली पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे। दुनिया भर की मार्केट में किताबें हैं, आप भटक जाओगे। आपको कम से कम उतने फैक्ट्स तो आने चाहिए, प्लस घटना चक्र है, और भी कोई किताब आपने ले लिया, महेश वर्णवाल ले लिया या समथिंग ले लिया। यूपीपीसीएस के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना? आई एम नॉट टेलिंग अबाउट यूपीएससी, ठीक है ना? क्लियर? तो स्टेट पीएससी के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ क्या है, टोटल फैक्ट्स आते हैं, आपके टाइमलाइन वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना? तो जितने सन दिए हुए हैं कम से कम एटलीस्ट वो आपको याद होने चाहिए। वो सब याद हैं तो आपका मैक्सिमम, आप क्या करोगे, एक किताब को बनाओ किसी, ठीक, कोई एक टेक्स्ट अच्छी जान करके ले लो, ठीक है ना? लूसेंट के फैक्ट्स याद होने चाहिए, घटना चक्र लगी होनी चाहिए। इतना आपने किया
और बार बार अगर दूसरे किताबों से मदद लेना है तो उसके केवल क्वेश्चंस लगाओ। आप केवल क्या लगाओ? क्वेश्चंस लगाओ। होते हैं कभी कभी हम लोग टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं तो जो थ्योरी हम लोग पढ़े रहते हैं उसमें सरप्लस कुछ मिल जाता है, तो आप उसी को एक नोट्स या तो बना लो, डायरी बना लो, उसी में क्या कर लो, जो भी एक्स्ट्रा चीज उस चैप्टर वाइज मिल रहा है आप उसको क्या कर लो, नोट कर लो। लेकिन किताब वही पढ़ो बार बार। कभी कभी क्या होता है, आई कांटेक्ट से भी हमारे आंसर्स क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं। जैसे क्वेश्चंस देखा, वो चीज तुरंत क्लिक कर गई, हाँ यार यहाँ ये पढ़े थे, इसमें यही था कि नहीं था। तो हर चीज क्या होती है, वो क्लिक कर जाती है। तो उस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ठीक है ना। और प्रॉपर वे में किसी भी चीज में पढ़ते सब लोग हैं, ठीक है ना। आप ये सोचो, पहले तो जो बच्चे जाते हैं मैं उनका डर खत्म कर दूं कि अगर आपने अच्छी तैयारी की है, फॉर्म भरने वाले 10 लाख मिलेंगे, लेकिन सिलेक्शन लेने वाले मात्र आपको कितने मिलेंगे, 10,000। ये ध्यान में रखिएगा। जो सिलेक्शन के नियर बाई हैं वो कितने मिलेंगे, 10,000। अब आप खुद सोच लो कि कितना बड़ा डिफरेंस है। बाकी सब फॉर्म भरते हैं, बाकी सब क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो आपको जज करना है कि आप किस में शामिल होना चाहते हो, 10 लाख में शामिल होना चाहते हो कि 10,000 में शामिल होना चाहते हो, ठीक है ना। और 10,000 में जो शामिल होगा उसमें 2-3 क्वालिटीज होती हैं। पहला क्या, पहला ये कि जो चीज पढ़ा प्रॉपर आप क्या करो, उसको रोज पढ़ो, उसको रोज रिवाइज करो, ठीक है ना। रिवाइज का भी ट्रेंड होना चाहिए। जैसे कोई टॉपिक आपने पढ़ा, मान लीजिए आपने गुप्त वंश पढ़ा, गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है ना। मौर्य वंश पढ़ा, मौर्य डायनेस्टी, ठीक है ना। मुगल्स पढ़ा या दिल्ली सल्तनत पढ़ा तो पहले 24 घंटे के अंदर जो चीज आपने पढ़ी है उसको रिवाइज कर लीजिए। आप उसको क्या कर लो, रिवाइज कर लो। रिवाइज करने के बाद ये 24 घंटे जो आपने पढ़ा है उसको 24 घंटे के अंदर रिवाइज कर लो। फिर उसी चीज को 2 या 3 दिन बाद रिवाइज करो और धीरे धीरे वो समय बढ़ाते रहिए। हफ्ते भर बाद आप रिवाइज कर लो, ठीक है ना। फिर आप देखोगे, फिर महीने भर बाद रिवाइज करो, आपको याद आएगा। ऐसा नहीं है कि आप एकदम, ठीक है ना, आपका एकदम साफ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। वो चीज धीरे धीरे लेयर बाय लेयर होता है, ठीक है ना। क्लियर भाई। आज साइंस भी कहती है क्या कि हमारा याद किया जितना भी है उतने का हम जो है 17% ही क्या कर पाते हैं, अपने ब्रेन में रख पाते हैं। बाकी सब क्या होता रहता है, लैप्स हो जाता है, ठीक। तो 17 छक्का 102 कितना, मतलब हमें कम से कम कितना, 6 टाइम्स आपको क्या करना है, तैयार करना है, ठीक है ना। 6 टाइम्स तो रिवाइज मांगता है 100% के लिए, मानते हैं कि नहीं है। तो उस हिसाब से हमको तैयारी करनी है। रिवाइज बहुत आवश्यक है। अब रिवाइज इतने आप तेज हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, अगर हो तो भाई अप्रिसिएशन के योग्य हैं। लेकिन मैं इतना तो समझ सकता हूं कि मैं भी भाई विद्यार्थी रहा हूं या हूं, तो उसमें इन चीजों का समझ में आता है कि एक बार में पढ़ा हुआ कोई भी चीज दिमाग में नहीं रह जाता है, रह जाता है नहीं, ऐसा है। इस वजह से रिवाइज कीजिए, रिपीटिशंस में टेस्ट दीजिए, बार बार उनके साथ फैमिलियर होइए, ठीक है ना। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके साथ बार बार रहते हैं, तब उसके बारे में, घर के बारे में, ठीक है ना, उसके थोड़े आचरण के बारे में, आसपास के माहौल के बारे में समझते हैं, ठीक है ना। समझते समय लगता है। इसी तरह किसी विषय पे आप अगर कमांड करना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके साथ भी क्या होना पड़ेगा, फैमिलियर होना पड़ेगा। जब तक आप फैमिलियर नहीं होंगे तब तक क्या, फिर तो एक ही चारा है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ठीक है ना। क्लियर, हेड और टेल, चॉइस इज योर्स, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है, तैयारी धर पकड़नी है, ठीक है ना। क्लियर। और कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं होता है। अच्छा, जहां एक चीज और है, कई लोग क्या करते हैं, कई बच्चों में ये ट्रेंड होता है जैसे कि आसान चीजें नहीं पढ़ेंगे वो चीजें, उनके में स्ट्रगल पॉइंट इतना मतलब बुलंदी पे रहता है, पीक पे रहता है कि वो बिल्कुल कठिन चीज ही पढ़ते हैं। भाई पहले वो तैयार कर लो जो आसानी से तैयार हो सके।
अगर मेजॉरिटी ऑफ पोर्शंस तुमने तैयार कर लिया तो थोड़ा सा बचा ना, वो अगर छूट भी जाएगा, कौन बच्चा 150 में 150 सही करके आता है? आता है कोई? है? या हमारा 1500 का मेंस है तो 1500 में 1500 पूरा कौन पा जा रहा है भाई? कोई नहीं पा रहा है। 200 के पेपर में 100 नंबर पाना मुश्किल हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो वो आप अगर बढ़ रहे हो तो 2 नंबर 4 नंबर ऐसे ही बढ़ोगे, इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है ना? और वो आपकी प्रैक्टिस पे ही होगा। अदरवाइज भाई नो स्टडी नो कंफ्यूजन, है कि नहीं है? ठीक, स्टडी ही नहीं करना फिर। ठीक, पढ़ेंगे तो कठिन वाला ही पढ़ेंगे, नहीं तो पढ़ेंगे ही नहीं। अरे भाई आसानी से जो तैयार हो सके। हम कह रहे हैं हिस्ट्री है, हिस्ट्री बिल्कुल कहानी नुमा है। आपने कहानी नुमा एक बार सबको जाना होगा कि दिल्ली डायनेस्टी में क्या है। ठीक है ना? सबसे पहले हमारे गुलाम वंश आ गए, ठीक है ना, खिलजी आ गए। ठीक, तो कैसे कैसे क्या क्या है वो सारी आपने क्रम पढ़ी हुई है। मुगल्स में क्या है, कैसे कैसे क्रम आया, उत्तरोत्तर वाले में आ गए, फिर यूरोपियन कंपनीज आ गई, सारा आपको पता है। फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए कि ये फैक्ट्स हैं, दीज आर द फैक्ट्स जो हमको चाहिए, हमको पता होने चाहिए। ठीक है ना? पीएससीज जितनी भी पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं यही पूछी जा रही हैं इनमें, तो वो फैक्ट्स पढ़िए, बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए। और सबसे पहली चीज क्या? PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उस पर पूरा विश्वास रखिए, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जिसपे आप पूरा विश्वास कर सकते हो। ठीक है ना? क्लियर? बाकी सब तो इधर उधर लोगों के दिमाग की उपज है। ठीक है ना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम से कम ध्यान में रखिए। अगर किस्मत आप पे मेहरबान है तो 70% ऑफ द क्वेश्चंस आर रिवाइज्ड हियर। 70% क्वेश्चन रिवाइज हो जाते हैं। ठीक है ना? और जो आपकी किताब है उसी में से आता है और कहीं बाहर से नहीं आता है। तो किसी एक किताब को आधार मानकर, चाहे वो आपका सब्जेक्ट वाइज हो, चाहे वो करंट वाइज हो, एक किताब रखिए और रिवीजन कई बार रखिए। ठीक है ना? रिवीजन कई बार आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे उन चीजों के लिए। ठीक है ना? क्लियर? अब जरा इसको स्टॉप कीजिए। ठीक, मैं इसे 25, ठीक है ना, उसमें कुछ हाईलाइट्स पोर्शन है। ठीक, हाईलाइटेड पोर्शंस हैं, उनमें ये कई एग्जाम्स में पूछ लेता है कि क्या क्या चीज चर्चित रही, क्या मूवीज चर्चित रही। ठीक है ना? क्लियर? आप लोग मूवीज देखते होंगे, देखते हैं कि नहीं देखते हैं? नहीं देखते हैं, बहुत कम, रेयर ऑफ द रेयर। कोई बात नहीं। ठीक, सबकी रुचि अलग अलग में रहती है। ठीक, और किसी की रुचि अभिरुचि बन जाती है। ठीक है ना? क्लियर? चलिए आइए, धुरंधर एक मूवी आई है। ठीक, डायरेक्टर का नाम याद रखना है, एक्टर एक्ट्रेस आपको पता होगा। ठीक है ना? आई नो वेल, ठीक, आई नो वेरी वेल कि क्या क्या है। तो धुरंधर मूवी है, आदित्य धर, याद रखिएगा, इन मूवीज को याद रखिएगा। ठीक, आगे आइए, छावा बड़ी पॉपुलर रही है, लक्ष्मण उटेकर। ठीक है ना? क्लियर? उसके बाद आ जाइए द केरला स्टोरी। ये कौन रहे हैं? सुदीप्तो सेन। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा, सुदीप्तो सेन। ठीक है ना? क्लियर? इनके अलावा कांतारा चैप्टर 1 ऋषभ शेट्टी, होम बाउंड नीरज घेवान और महावतार नरसिम्हा अश्विन कुमार। ठीक है ना? क्लियर? ये मूवीज के बारे में इतना याद रखिएगा। ठीक, मूवीज के बारे में क्या? डायरेक्टर के बारे में। ठीक है ना? डायरेक्टर का नाम, क्योंकि कभी कभी एसएससी सरीखे एग्जाम्स में, इवन पीएससीज में भी, ठीक है ना, हल्के क्वेश्चंस आ जाते हैं और बच्चे वहीं गायब हो जाते हैं। ठीक है ना? तो कम से कम पॉपुलर जो मूवीज हैं उनके डायरेक्टर्स का नाम याद रखिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है केरला स्टोरी है। ठीक है ना? याद रखिएगा। ठीक है ना? शायद एक एग्जाम भी था, उसमें पूछा भी गया है केरला स्टोरी। ठीक है ना? क्लियर? आगे आइए, उसके बाद आते हैं यहाँ ग्लिम्स ऑफ 2025 है। क्या है जानिए? मुखी। ठीक है ना? ये पहली भारतीय चीता मार्ग। ठीक है ना? एक ऐसे नाम रखा गया है। ठीक है ना? मुखी। ठीक, बस ये फैक्चुअल है, इसे तैयार कीजिए। ठीक, दूसरा क्या है? शुभांशु शुक्ला। आपने जाना होगा, इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल में अभी जाने रहिए। ठीक है ना? क्योंकि धीरे धीरे ये न्यूज क्या हो रही है, अब पुरानी हो चली। ठीक है ना? शुभांशु शुक्ला ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय रहे। ठीक है ना? क्लियर?
इनके अलावा ये बहुत हाईलाइटेड है और किसी अभी एग्जाम में एक हमने देखा भी था कि ये पूछा था क्या, विक्रम, ठीक है ना, विक्रम 3201 इसरो, ठीक है ना, इसरो द्वारा ये बनाया गया, ये विक्रम 3201, ठीक, ये क्या है, ये पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप है, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर्स आप लोग जान रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं, ठीक, जो आपके ट्रांजिस्टर्स और अन्य चीजों में प्रयोग होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। अब जैसे आपका उसमें अगर देखा जाए एलिमेंट्स, तो उसमें मेनली क्या होता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन, उसमें मेनली जो एलिमेंट्स प्रयोग होते हैं सेमीकंडक्टर के उसमें, ठीक, वो कौन होते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन्स, ठीक है ना, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये साइंस टेक में आएगा, हालांकि आपको याद होना चाहिए ये सब। आगे आइए, दिया हुआ है सिक्किम का याक 10, ठीक, भारत का पहला डिजिटल नोमैड गांव, ठीक है ना, क्लियर, याक 10, सिक्किम का याक 10, ठीक है ना, याक 10 याद रखिएगा। नोमैड से रिलेटेड हो जाता है आदिवासी या खाना बदोश, नोमैडिक हम लोग कहते हैं किसको, खाना बदोश जीवन को, नोमैडिक लाइफ, ठीक है ना, तो नोमैड, तो वो याद रखिएगा, डिजिटल नोमैड, ठीक है ना। गांव कौन सा है, ये याक 10 है, ठीक है ना। इसके अलावा मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना, ठीक है ना, पूर्ण साक्षर राज्य भारत का कौन, मिजोरम, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। और यहां मेनली किसके बारे में है, कार्यात्मक साक्षरता के बारे में है, ठीक है ना, क्लियर, किस साक्षरता के बारे में है, कार्यात्मक यानी फंक्शनल लिटरेसी के बारे में है। कार्यात्मक साक्षरता उसे कहते हैं कि आप पढ़ने लिखने में कम से कम उतनी क्षमता डेवलप कर लें कि अपना फॉर्म भर सकें, ठीक है ना, कोई भी फॉर्म भर सकें, लिख पढ़ सकें, ठीक है ना, किसी को समझा सकें कुछ भी, ठीक है ना, तो ये आपका क्या कहलाता है, कार्यात्मक साक्षरता, ठीक है ना, कम से कम कैलकुलेशंस कर सकें। भाई कार्यात्मक का मतलब ही क्या हो जा रहा है, कार्य करने की क्षमता, दैट इज एबिलिटी टू डूइंग वर्क, ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ क्या है, कार्य करने की क्षमता से रिलेटेड है, तो अगर आप कार्य कर ले रहे हैं, ठीक, तो उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, कार्यात्मक साक्षरता, ठीक है ना, फंक्शनल लिटरेसी। ये फंक्शनल लिटरेसी में पहला पूर्ण राज्य जो बना है वो आपका कौन बना है, मिजोरम बना है। उसके बाद ग्राम यात्रा, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा में बिकने वाली पहली भारतीय कलाकृति है ग्राम यात्रा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, केवल आपको नाम याद रखना है, ठीक है ना। एक पेंटिंग है जिसका नाम क्या है, ग्राम यात्रा, ठीक है ना, ये 100 करोड़ रुपए से ज्यादा में बिकने वाली पहली भारतीय कलाकृति है, ठीक है ना, मतलब 100 करोड़ अपने आप में भी बहुत, ठीक है ना, ज्यादा है, ठीक, किसी को मिल जाए तो फिर नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि नहीं, हाँ, कुछ ऐसा है, ठीक, अभी हम लोगों का माहौल, ठीक, बाकी आप लोग IAS बन जाए तो फिर तो 100 करोड़ क्या चीज है कि नहीं है, ठीक, हाँ, ठीक, मतलब आप पहले से सोच रखे हो, ठीक है ना, पहले से सोच रखे हो कि हमारा सरकारी इनकम से काम चलने वाला नहीं है, ठीक, हम इथिक्स बस पढ़ने के लिए काम कर रहे हैं, इथिक्स को अपनाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ठीक। जाकिर खान यानी NYC के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हिंदी परफॉर्म करने वाले पहले कॉमेडियन, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद कर सकते हो बस, ठीक है ना, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आ जाइए, जोहरान ममदानी, न्यूयॉर्क में पहले दक्षिण एशियाई और मुस्लिम मेयर, ठीक, इसे याद किया जा सकता है, ठीक है ना, जोहरान ममदानी, ठीक है ना, क्लियर, ये न्यूयॉर्क में पहले दक्षिण एशियाई, ठीक है ना, फर्स्ट साउथ एशियन और मुस्लिम मेयर, ठीक है ना, क्लियर। कर्नाटक में आ जाइए, मासिक धर्म की छुट्टी देने वाला पहला राज्य, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में ज्यादा सुर्खियां बटोरते हैं, ठीक है ना, क्लियर, ये ध्यान में रखिएगा। तो पहला हो गया कर्नाटक, इंपॉर्टेंट जो है एक ये, ठीक। दूसरा आपको याद रखना है जो इंपॉर्टेंट, वो है आपका मिजोरम, पूर्ण साक्षर राज्य, ठीक।
तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका याकटेन है सिक्किम का, ये नोमैड गांव है, ठीक है ना। कैसा? पहला डिजिटल नोमैड गांव है। चौथा जो है विक्रम 3201, ठीक है ना। ये पहला इसरो द्वारा बनाया गया स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप है। ध्यान में रखिएगा, कभी कभी इम्तिहान में पूछ देता है कि किसने निर्मित किया है, तो उसी में ऑप्शन रहता है CSIR, ISA बेंगलुरु, DRDO और फिर इसरो, ठीक। चारों एक जैसे ऑप्शंस दे देते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा किसका है? इसरो का है, इसरो ने बनाया है, ठीक है ना। क्लियर? और उसके बाद शुभांशु शुक्ला तो आप जान ही रहे हैं। मुखी जरूर जान लीजिएगा, ये भारतीय चीता है। मुखी नाम जो आए तो आप बता देंगे क्या? भारतीय चीता, वो ऑप्शन लग जाता है, ठीक है ना, अगर थोड़ा भी आपने पढ़ा है, ठीक। अब आगे आ जाइए। शीतल देवी जो है ये पहली भारतीय पैरा तीरंदाज हैं, ठीक है ना, जिन्हें सामान्य टीम के लिए क्या है चुना गया है। ये ध्यान में रखिएगा, महिला है भाई, ठीक है ना। हमने कहा है कि महिला एस्पेक्ट्स ज्यादा याद रखा कीजिए, ठीक है ना। क्लियर? एग्जाम में कब आप देखेंगे? अच्छा, 2-3 चीजें हैं जो एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती हैं, एक महिला रिलेटेड और एक नीति आयोग से रिलेटेड कोई रिपोर्ट हो तो। ये UPPSC में आप पेपर उठा करके देखो तो उसमें जनरली आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं। पहला क्या? नीति आयोग से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट हो, ठीक है ना। नीति आयोग, ऐसा नहीं है कि अन्य रिपोर्ट्स नहीं पूछी जाती। SDI भी बड़ी इंपॉर्टेंट है UNDP की, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की आपकी जो भ्रष्टाचार सूचकांक है, करप्शन इंडेक्स है, वो बड़ा पूछा जाता है, ठीक है ना। कई सारी न्यूज़ है जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अमूमन देखा गया है कि नीति आयोग से रिलेटेड जो आपकी रिपोर्ट्स होती हैं वो ज़्यादा पूछी जाती हैं। महिला से रिलेटेड कोई भी नियुक्ति हो गई या उपलब्धि हो गई, अचीवमेंट हो गया, वो ज़्यादा पूछ लिया जाता है। आगे आइए, तो यही है शीतल देवी कौन? पैरा तीरंदाज है, ठीक है ना, और सामान्य टीम में इनको पहली चुना गया है। अन्नपूर्णा राय, ठीक है ना, अन्नपूर्णा राय वेनिस फिल्म फेस्टिवल में, वेनिस कहाँ है? वेनिस कहाँ है? इटली। वेनिस कहाँ है? इटली, ठीक है ना। इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी क्या है? रोम। रोम किस नदी के किनारे है? रोम किस नदी के किनारे है? भाई ये सब कॉमन चीजें, आसान चीजें तो आप लोग तैयार रखिए, कठिन तो बाद में तैयार करेंगे, पहले आसान तो करिए तैयार। रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर। रोम किस नदी के किनारे? टाइबर, ठीक है ना। वॉशिंगटन किस नदी के किनारे? वॉशिंगटन DC। पोटोमैक किस नदी के किनारे? पोटोमैक। लिखिए, 2-3 चीजें लिखिए इंपॉर्टेंट, ठीक। लिखिए कौन कौन? रोम, इटली का रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर। इटली का रोम टाइबर नदी के किनारे, ठीक। वॉशिंगटन DC, वॉशिंगटन DC किस पे? पोटोमैक। पोटोमैक, रोटोमैक की पेन आती है, यहां पोटोमैक है, ठीक है ना। पोटोमैक, ठीक। फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे? सीन नदी। पेरिस की नदी सीन, ठीक है ना, सीन नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे, ठीक है ना, सीन नदी के किनारे। न्यूयॉर्क, ये सब चर्चित चीजें हैं। न्यूयॉर्क हडसन रिवर, न्यूयॉर्क हडसन रिवर, ठीक है ना। कम से कम ये 4 तो जानिए ही जानिए, बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बहुत कॉमन है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट ही नहीं, क्या है? बहुत कॉमन, ठीक। क्लियर? अपना भारत की राजधानी नई दिल्ली किस नदी के किनारे? यमुना के किनारे। चलिए, पता है, ठीक है कि नहीं है? हाँ, एक लोगों से पूछा गया 26 जनवरी किस दिन मनाया जाता है? 14 तारीख को, ठीक। ये भी एक वो है, ठीक है। एक फिर पूछा गया कि भाई 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? देश जब आजाद होता है तो 26 जनवरी मनाते हैं। अभी तो देश आजाद हुआ नहीं है,
ठीक। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ये ध्यान में रखिएगा, यही आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है। अनुपर्णा राय, तो ये वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी, ठीक है ना। 2-3 फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे वेनिस फिल्म फेस्टिवल, इसके अलावा कान फिल्म फेस्टिवल होता है। कान फिल्म फेस्टिवल, कान जो है, कान कहाँ है? कह दीजिए सर वो आंख के बगल में, ठीक, ऐसा नहीं है। कान कहाँ है? कान फ्रांस में है, ठीक है ना। एक जगह है, हर वर्ष फिल्म फेस्टिवल होता है। कान फिल्म फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेनिस फिल्म फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपका गोवा में होता है फिल्म फेस्टिवल, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हर वर्ष। तो ओवरऑल ये चीजें जो होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको याद रखना पड़ता है। और इसमें किसको बेस्ट, ये पहला अवसर है जिसमें किसी महिला ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है, ठीक है ना, भारतीय महिला ने, ठीक है ना। तो ओवरऑल इस वजह से अनुपर्णा राय इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहले तो महिला, ठीक, और पहले दूसरा क्या, भारतीय, ठीक है ना, क्लियर। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, वहीं ब्रैकेट में लिख लीजिए, कान फिल्म महोत्सव फ्रांस में मनाया जाता है। कान फिल्म महोत्सव फ्रांस में मनाया जाता है। कान कहाँ है? फ्रांस में, आपके बगल में नहीं, ठीक। हाँ, ये याद रखना है। आगे आइए, अब देखिए यहाँ ये महिलाओं से ही रिलेटेड पूरा पेज है। बानू मुश्ताक, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रही है बानू मुश्ताक। कौन? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक, ठीक है ना, क्लियर। इसे याद कर लीजिए, अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड है, इंटरनेशनल बुकर अवार्ड। 2 बुकर होते हैं, एक बुकर अवार्ड और एक इंटरनेशनल बुकर अवार्ड, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड है, ये जीतने वाली पहली कन्नड़ लेखिका। कन्नड़ कहाँ? कर्नाटक का, ठीक है ना, कर्नाटक, ठीक है ना। कर्नाटक के सामने कौन सा तट? अरब सागर में कौन सा तट? मलाबार तट। मलाबार तट कौन कह दिया? कोंकण तट है, बिल्कुल सही है ना। कनारा तट है, कन्नड़ तट कहा जाता है, ठीक है ना। रोहा से मंगलौर तक आपका कौन सा तट? कोंकण। इधर जो आप आओगे कर्नाटक के सामने, मंगलौर भी उसी में है, लेकिन कर्नाटक का जो मेन तट माना जाता है वो कौन सा है? कनारा तट, कैनरा तट या कनारा तट या कन्नड़ तट उसको कहा जाता है। उसके नीचे केरला है, मलाबार तट। आप अगर उधर से आओगे, ठीक, कहां से? गुजरात से। गुजरात से ही तो हमारा समुद्र तट है, समुद्री सीमा है। तो वहां से जब स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले क्या? आपका कच्छ तट, कच्छ के बाद कठियावाड़, कठियावाड़ के बाद कोंकण, कोंकण के बाद कन्नड़, कन्नड़ के बाद मलाबार, ये नाम है। और इधर आप अगर आप आ जाओगे तो तमिलनाडु के सामने कौन सा तट है? तमिलनाडु के सामने कौन सा तट है? कोरोमंडल, ठीक है ना, कोरोमंडल। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार या रायलसीमा, ठीक है ना। उसके ऊपर उड़ीसा, उड़ीसा में कौन सा तट? उत्कल, ठीक है ना। उसके ऊपर बढ़े बंगाल आ गया, तो कौन सा तट? वेंगा तट, वेंगा, बेंगा कहा जाता है, बेंगा से ही बंगाल हुआ है, बेंगा तट, ठीक है ना। तो ये तटों के नाम तो कम से कम याद होने चाहिए, ठीक है ना। मेन चीजें हैं ये, आपको राज्य दे देंगे और तट दे देंगे और पूछेंगे कि मैच करिए, ठीक है ना, क्लियर। इन चीजों के बारे में जानिए। चलिए आइए, बानू मुश्ताक तो कन्नड़ लेखिका है, पहली कन्नड़ लेखिका कौन? बानू मुश्ताक, और ये अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली हैं, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद आइए दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख जो है ये शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उसमें लेकिन ये अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे आइए,
ठीक, पहला महिला विश्व कप ठीक जीता है किसमें? ब्लाइंड महिला 2020 विश्व कप और महिला कबड्डी विश्व कप, ठीक है ना, क्लियर। ये भारत ने जीता है पहली बार, ये पहला, ठीक है ना। तो किसमें? ब्लाइंड महिला 2020 विश्व कप, ठीक है ना। T20 का मतलब क्या होता है? T का मतलब 20, फिर 20, तो उसको T20 लिख देते हैं, 20-20 ओवर वाले। वनडे इंटरनेशनल में 50-50 होता है ओडीआई, ये 2020 है, T20 या 2020। तो क्या T20 कहते हैं क्या भाई? T20 है, कंफ्यूज मत होइए भाई, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक। मतलब 20-20 ओवर का क्रम रहता है, ठीक है ना। हाँ, T20 2020, ठीक। चलिए, और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 इसमें भी पहली बार जीता है। दूसरा, ये भारतीय नौसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन? सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, ठीक है ना, क्लियर। राष्ट्रपति की एडीसी नियुक्त होने वाली नौसेना की प्रथम महिला कौन? यशस्वी सोलंकी, ठीक है ना, याद कर लीजिए बस। एडीसी जो पूछे राष्ट्रपति की तो यशस्वी सोलंकी, ठीक। पॉइंट देखिए, होता क्या है कि एक बिल्कुल आपको क्या होना चाहिए, जो मैं इतनी न्यूज बता रहा हूं तो आपको क्या करना चाहिए, एक दिन का केवल एक पन्ने में लिख लेना चाहिए कंसाइज फॉर्म में। एडीसी राष्ट्रपति लिखा, तुरंत कौन? यशस्वी सोलंकी हो गई, ठीक है ना। तो तुरंत आपने क्या कर लिया, वहीं मेंशन कर लिया। अब उसको एक नजर ये है, ये है, ये है, ये है, ये 2-3 बार देखिए, सब याद रहता है। बस उस पर थोड़ा वर्कआउट करना पड़ता है, आप करो ही ना। नहीं, हम तो बस ऐसे ही पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे, लिखेंगे है ही नहीं, कलम चलाए बगैर हम पढ़ेंगे, ठीक, क्लियर। हाँ, तो ऐसा वो ना सोचिए, थोड़ा हर चीज, ठीक, क्लियर। कलम नहीं चलाएंगे तो कुछ मिलने वाला है भाई? अधिकारी कल को हो जाएंगे तो दुनिया भर की फाइलें साइन करनी पड़ेंगी, बिना कलम चलाए कर देंगे क्या? ठीक, ऐसा तो है नहीं, ठीक, करना तो पड़ेगा ना। बच्चे लिखने से ज्यादा भागते हैं, एक दिन में जहां 80 पन्ना लिखना पड़ेगा आप नहीं लिख पाओगे, एक दिन में 2 पन्ना भी नहीं लिखते हैं। मेंस में एक दिन में 80 पन्ना लिखना पड़ जाएगा, तो कहाँ कर पाएंगे, ठीक है ना। पता चला हाथ दर्द कर रहा है, आपका पड़ोसी धड़ाधड़ लिखे जा रहा है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि उसका ज्यादा वो रहेगा। आगे आइए, काम्या कार्तिकेयन जो है, ये 18 साल मुंबई एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति, ठीक है ना। कितना है? 18 साल केवल उम्र है इनकी, ठीक है ना, मुंबई की है, ठीक। और इन्होंने क्या? एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति, ठीक है ना। इवन आप ये जानिए कि साउथ पोल पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है, ठीक है ना। साउथ पोल पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन? काम्या कार्तिकेयन, ये याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। अब आगे आ जाइए, भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है अंजू राठी राणा, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अंजू राठी राणा जो है, ठीक है ना, ये भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है। विधि सचिव यानी हमारी लॉ सेक्रेटरी, ठीक है ना, क्लियर। तो ये याद रखिएगा। सियाचिन जान रहे हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन है, ठीक है ना, सियाचिन काराकोरम, ठीक, क्लियर। तो ओवरऑल क्या, सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र में तैनात प्रथम महिला कौन है? शिवा चौहान, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्लियर। महिला है तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा बस। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, क्या? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक। उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? रवनीत कौर, ठीक है ना, ये 2025 की न्यूज है। वेतन आयोग, ठीक है ना, वेतन आयोग जो आप जिसकी सिफारिशें 1
जनवरी 2026 से लागू होगी, ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब ओवरऑल ये 8वां वेतन आयोग अभी प्रेजेंट, ठीक। अब यहाँ क्या है कि किसकी अध्यक्षता में ये आयोग बना है, ये बना है किसमें, रंजना देसाई, ठीक है ना, रंजना देसाई, ठीक। उसके बाद आइए, उसके बाद हमारा क्या है, आर्थिक मामलों यानी इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है ना, के विभाग में, ठीक, की प्रथम महिला सचिव यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की प्रथम महिला सचिव कौन, अनुराधा ठाकुर। फिर आइए आरपीएफ, ठीक है ना, रेलवे सुरक्षा बल, ठीक है ना, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की प्रथम महिला महानिदेशक, डीजी, डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक यानी क्या, डायरेक्टर जनरल। ये जो है ये कौन बना, सोनाली मिश्रा, ठीक है ना। और पहला महिला विश्व कप जानी गया कबड्डी में और वो ब्लाइंड वाले में, ठीक है ना, क्लियर, ब्लाइंड 2020, ठीक, महिला उसमें। तो ये आप लोग जान चुके हैं, न्यूज इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए यहाँ विश्व में नारी शक्ति। अभी तक हम लोग भारत की बात कर रहे थे, अब विश्व में नारी शक्ति की कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इन्हें तो एकदम रटे रहिए। पहला क्या कि मैक्सिको की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है, कौन, क्लाउडिया शीनबाम, ठीक है ना, क्लाउडिया शीनबाम। ये मैक्सिको की प्रथम क्या बनी, महिला राष्ट्रपति। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6, ठीक है ना, की प्रथम महिला प्रमुख बनी है ब्लेज मेट्रेवेली, ठीक है ना, ब्लेज मेट्रेवेली। ये इंपॉर्टेंट है, वहां की बड़ी खुफिया एजेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे वहां की है, ठीक, हर जगह की अपनी एक खुफिया एजेंसी होती है, जैसे भारत का है रॉ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है ना। तो इसी तरह वहाँ MI6 है जो बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, तो उसकी पहली महिला प्रमुख बनाई गई है, ठीक है ना। इससे पहले किसी महिला ने प्रमुख का पद नहीं संभाला था, तो ये है ब्लेज मेट्रेवेली, ठीक है ना। नेपाल की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन, सुशीला कार्की, ठीक है ना। कैंटरबरी की प्रथम महिला आर्क बिशप डीजी ड्रेट, ये कौन है, डेम सारा बुलाले। कैंटरबरी कहाँ है, कैंटरबरी, कैंटरबरी न्यूजीलैंड, कहाँ है, न्यूजीलैंड, ठीक है ना। आप लोग पढ़े नहीं है लग रहा है उसमें। आगे आगे नामीबिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नेटुम्बो NNN, ठीक है ना, NNN, ठीक है ना, ने ना न, ठीक, क्लियर, समझ में आया। अब भाई बैठाना है, दिमाग में बैठा लीजिए। ओवरऑल किसी भी सूरत में आपको याद होने से मतलब है, ऐसा याद हो जैसे नहीं याद हो रहा है, तो हम लोग कुछ बना लिए, ठीक, उसी में बना करके क्या कर लिए, याद कर लिए, ऑप्शन दिख जाए। अब ऑप्शन आपको वहां लिखना थोड़ी ना है, लिखने को आएगा तो यहाँ 4 दिन लगेगा याद करते ना, ठीक है ना, ऐसे याद कर लिया ना ना ना, ठीक, तो ओवरऑल याद हो गया, है कि नहीं है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये है भी न से, ठीक है ना, नामीबिया की ना ना ना, ठीक, कौन पहली महिला राष्ट्रपति, यही है नेटुम्बो। भाई मैंने तो नाम ही दिया है, ठीक, गलत नाम थोड़ी ना दिया है, ठीक। वहां के लोग भी कहते हैं हाय नेटुम्बो, हेलो नेटुम्बो, ठीक, यही तो होता होगा, इसके अलावा भी कुछ होता होगा, ठीक। तो यही चीज है। आगे आइए, जापानीज, ठीक, और जापान में आइए, तो जापान में कौन प्रथम महिला प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनी है, कौन, साने ताकाइची, ठीक है ना, क्लियर, नाम बड़ा प्यारा है, ठीक, ताकाइची, ठीक, साने ताकाइची, ठीक है ना, क्लियर। 2-3 बार इनका नाम ले लीजिए, साने ताकाइची, साने ताकाइची, तो लोग समझ जाएंगे आपको जापानी आ गई, है कि नहीं है। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा जापान में 4 द्वीप बड़े पूछे जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू, ये क्रम है, ठीक है ना। आपके यूपीपीसीएस में यूपीपीएससी ने ROARO
ये मुख्य परीक्षा में पूछा था इसको। क्या पूछा था? चारों द्वीप, जैसे जापान को 4 द्वीपों में बांटा गया है, सबसे ऊपर होक्काइडो, फिर होन्शु, फिर शिकोकू, फिर क्यूशु, ठीक है ना। अब इसको 4 बार बोल दीजिए तो आपको जापानी आ जाएगी, ठीक है ना। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, उसी में साने ताकाइची, ठीक। तो ओवरऑल आपको याद होना चाहिए, किसी भी सूरत में याद होना चाहिए इनको, ताकाइची और नामीबिया की नेटुंगो, ठीक है ना। याद हो गया कि नहीं? हाँ, आगे आइए। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? क्रिस्टी कोवेल्टी, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिए, ये आया भी हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। ओलंपिक समिति की प्रथम महिला अध्यक्ष हुई है क्रिस्टी कोवेल्टी, ठीक है ना। बाहरी अंतरिक्ष मामलों के लिए यूएन कार्यालय की निदेशक हैं आरती होल्ला, अच्छा होल्ला, ठीक, मैनी, ठीक है ना, समझ में आया, ठीक। तो ओवरऑल भाई नाम में क्या रखा है, हमको क्या करना है? याद करना है, ठीक है ना। क्लियर? अब मेरे ख्याल से याद हो जाएगा, होल्ला कहिए या होल्ला कहिए, ठीक। याद हुआ कि नहीं? ठीक। तो ये किसके लिए है? यूएन कार्यालय की निदेशक है, और किस मामलों में? बाहरी अंतरिक्ष मामलों में, ठीक है ना। क्लियर? उसके बाद आ जाइए, उसके बाद हमारे यहां अगर देखा जाए तो यहां एक है क्या, टाइम पत्रिका द्वारा 2025 का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया है, ठीक। इसमें कई लोग शामिल हैं। पहले दिया गया है पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक। ये एआई के वास्तुकारों को जेनसेन हुआंग, सैम ऑल्टमैन, ठीक, ये ओपन एआई के हैं, और एलन मस्क, ये एक्स एआई या टेस्ला, ठीक है ना। क्लियर? और मार्क जुगरबर्ग, ये मेटा, और लिसा सू, एएमडी, ठीक है ना। और डारियो अमादेई, ये एंथ्रोपिक, ठीक। डेमिस हसाबेस, ये गूगल डीप माइंड, ठीक है ना। क्लियर? और पीपी ली, ये वर्ड्स लैब्स के हैं, ठीक है ना। मतलब ये एआई से रिलेटेड है, चाहे आप नीविडिया कह लीजिए, ठीक है ना, या आप किसको, ओपन एआई को, या एक्स एआई, या एएमडी, मेटा, ठीक। तो इन सब के ये क्या है? ये इन कंपनियों के वास्तुकार हैं, ठीक है ना। इन एआई कंपनियों के क्या हैं? वास्तुकार हैं, मतलब इनके ही सुपरविजन में सारी चीजें हुई हैं। तो जितने भी हैं, टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर सबको एक साथ, ठीक है ना, कंबाइंड फॉर्म में दे दिया है, ठीक। अब आइए, टाइम ने क्या किया है? एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया है। एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 किसको रहा? एजा विल्सन, ये बास्केटबॉल की हैं, और ये कहां की? ला वेगास, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। फिर आता है सीईओ ऑफ द ईयर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, ठीक है ना, मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष या अधिकारी, ठीक है ना। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द ईयर जो है ये नील मोहन। हमारे लिए जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये नील है, ठीक है ना, क्योंकि भारतीय के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा पूछा जाता है। तो नील मोहन जी को याद रखिएगा, ये यूट्यूब भारतीय मूल, ठीक है ना। क्लियर? ये ध्यान में रखिएगा, नील मोहन ये सीईओ हैं, ठीक। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद हमारा है किड ऑफ द ईयर 2025, ये तेजस्वी मनोज को दिया गया है, ये भारतीय अमेरिकी, ठीक है ना, वो हैं। फिर ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जो है ये दिया गया है किसको? रेज बेट को, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, ये सब बड़े पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है ना। रेज बेट किससे? ऑक्सफोर्ड से। पैरासोशल, पैरासोशल किससे? कैम्ब्रिज से। पैरासोशल किससे? कैम्ब्रिज से। डिक्शनरी.com के द्वारा दिया गया है 67, ठीक है ना, डबल क्योट्स में 67, ठीक है ना। क्लियर? और मेरियम वेबस्टर के द्वारा दिया गया है स्लॉथ, ठीक है ना। तो ये चारों याद रख लीजिएगा, रेंजमेंट, ऑक्सफोर्ड द्वारा पैरासोशल, कैम्ब्रिज द्वारा 67 डबल क्योट में, डिक्शनरी.com के द्वारा, और मेरियम वेबस्टर के द्वारा क्या? स्लॉथ। ये ध्यान में रखिएगा, ये वर्ड ऑफ द ईयर है 2025, डिफरेंट मतलब इंग्लिश उसके द्वारा, ठीक।
क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ क्या, यहाँ दिया है फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर ओस्मान डेम्बेले फ्रांस, ठीक। फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर ओस्मान डेम्बेले, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फीफा वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, एटाना बोनमाटी को, ठीक है ना, एटाना बोनमाटी को, ठीक। ये कहाँ की है, स्पेन, बार्सिलोना, ठीक है ना, बार्सिलोना, ये ध्यान में रखिएगा। वो फ्रांस के हैं ओस्मान डेम्बेले, ठीक है ना, और एटेना बोनमाटी कहाँ की है, स्पेन। तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब प्रश्न ऐसे हैं जो आते ही आते हैं घूम फिर करके, ठीक है ना। तो ये नाम याद रखिएगा, ठीक। एक्टर और जानवरों की हिमायती रवीना टंडन को, ठीक है ना, ये क्या बनाया गया है, पेटा इंडिया का 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार, ठीक है ना। पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है, रवीना टंडन को दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। किसको, रवीना टंडन। तो ये कौन, पेटा, ठीक है ना, पेटा, ठीक। पेटा ये जानवरों के लिए होता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये आप लोग याद रखिएगा। बस आज के लिए इतना करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि समय भी हो चुका है। बाकी आप लोग जो है PDF आपको मिल ही गया है, कल इस सबको रिवाइज